नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल हैं। आज है 22 सितंबर 2022 और आज हम करेंगे 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में कि उन्हें लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए या नहीं और क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। ये हमारे जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है और जुडिशरी का पार्ट है। दूसरा हम पढ़ेंगे एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम। जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे डार्ट, एक स्पेस मिशन के बारे में जो जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइमली अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर ये कहा गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल छपने का कारण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसाइड किया है कि सितंबर 27 के बाद से जो एक क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केसेस हैं उन्हें लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, उनकी प्रोसीडिंग्स को। और ये डिसीजन बेसिकली आया है 4 साल पहले एक प्ली डाली गई थी इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको लाइव स्ट्रीम किया जाए। बेसिकली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो केसेस पर्टिकुलरली राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है। इसके अंदर सुपनील त्रिपाठी जजमेंट के में सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो केसेस नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के हैं उन्हें लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अब देखिए, लाइव स्ट्रीम किसी भी केसेस की जो लाइव स्ट्रीम करने में क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो इससे पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जो लीगल लिटरेसी है भारत के अंदर वो बढ़ेगी और पब्लिक का जब लगातार एंगेजमेंट बना रहेगा इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ है उसके बारे में जानकारी पब्लिक के अंदर बढ़ेगी, उनका एंगेजमेंट ज़्यादा रहेगा। इस डायरेक्ट एंगेजमेंट से जो लोगों को बार बार बड़े वकीलों के पास जाना पड़ता है छोटी छोटी प्रोसीडिंग्स के बारे में जानने के लिए, उन्हें उसकी नॉलेज मिलेगी और जो बड़ी बड़ी कोर्ट रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं नेशनल इंपॉर्टेंट केसों के बारे में उनकी उसके बारे में जानकारी उन्हें इन प्रोसीडिंग्स से ही मिल जाएगी। इसी के साथ साथ ये प्रोसीडिंग जो है, जो लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है वो बहुत कम खर्चे पर हो सकती है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं जिसमें हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जैसे जो ये जुडिशियल प्रोसेस है, जब ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाएगा तो एक इसके ऊपर हमारा एक कोशिश हो सकती है कि इसे गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करके इस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जा सके, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट्स बना लिए जाएं जिसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर मिसलीड किया जा सके, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके किसी और तरीके से दिखाया जा सके। जो जजेस हैं या लॉयर्स हैं वो खुद को ही एक सेल्फ सेंसरी मान लें और जो लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स हैं उनमें वो लोगों का जो एक तरीके से आप देखिए सपोर्ट गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं इनके अंदर सब कुछ ओरल रहता है और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि एक जेन्युइन कोर्ट रूम एंगेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सके। अब जुडिशरी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के पब्लिक आई में एक एज एन इंस्टीट्यूशन और भी ज़्यादा ऐसे समय पे बनी रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डिसीजंस हैं ये इंडिविजुअल केसेस के ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर अगर होंगे तो वो पूरी पब्लिक उनको देखेगी और वो एज एन एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं। अब इसी के साथ साथ जो जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूम्स के अंदर सोन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए, पॉपुलर मोरालिटी के लिए नहीं है। इसके अंदर उन्हें मेन ज़रूरत ये रहेगी कि वो अपनी जो उनकी ओथ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखा जाए उस पर ही ध्यान दें और इस लाइव प्रोसीडिंग के इफेक्ट से बच सके। अब देखिए इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। मेनली एक सबकॉन्शियस इफेक्ट है, क्योंकि अगर जजेस को ऐसा लगेगा कि वो अनपॉपुलर हो सकते हैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने से या कोई स्टेटमेंट बोलने से, तो हो सकता है वो स्टेटमेंट ना बोलें जिसकी वजह से जो प्रोसीडिंग है वो प्रभावित हो सकती है। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि जो ओरल ऑब्जर्वेशंस है कोर्ट के अंदर उनका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उसके बारे में कोई बात कही जाती है
मेनली उन चीज़ों पर फोकस करके उन्हें जो है प्रमोट किया जाता है या सर्कुलेट किया जाता है सोशल मीडिया में, बेसिकली शॉर्ट्स के थ्रू, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अब इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बारे में जो आंसर दिया गया है, पब्लिक उस पूरे केस के बारे में उन एक शॉर्ट क्लिप, इस 30 सेकंड की इस शॉर्ट क्लिप पे उसको जजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत रहता है। वो उसके फाइनल वर्डिक्ट पर ध्यान नहीं देते, वो छोटी सी जो रिपोर्टिंग है वो मेन फोकस में आ जाती है। इसी के साथ साथ जो लॉयर्स हैं, क्योंकि वो अवेयर रहेंगे कि उनके पास एक नया ऑडियंस है, तो वो उस जगह को एज अ ग्रैंड स्टैंड यूज कर सकते हैं और जो टोटल पॉपुलेशन है उनकी उस लाइव स्ट्रीम के अंदर उसे एज अ गैलरी मानकर सबको संबोधित कर सकते हैं, जिससे जो केसेस हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। और जिसके अंदर उन्हें पता है कि वो केस हारेंगे ही हारेंगे, वो उस पब्लिक को लाइव प्रोसीडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या जो फेवर हैं, क्या क्या इसके अंदर ये कहा गया है कि इसके फेवर में चीजें रहेंगी। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि अगर लाइव प्रोसीडिंग की जाएगी इन केसेस की, तो जो डिसिप्लिन है जजमेंट जजेस का और लॉयर्स का, वो इम्प्रूव हो सकता है। दूसरा, क्योंकि वो अवेयर रहेंगे कि पब्लिक उन्हें देख रही है। अब इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि क्या ऐसे में होना चाहिए। देखिए, जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली लाई करता है कि किसी भी चीज़ को बहुत केयरफुली किया जाए। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग की प्रोसीडिंग्स हैं, इसमें यह ध्यान दिया जाए कि किन केसेस को लाइव स्ट्रीम करना है और उन्हें बहुत केयरफुली सेलेक्ट किया जाए, ताकि कोई भी गलत तरीके से इन चीज़ों को इंटरप्रेट ना कर सके और स्पाइस अप करके जो इंफॉर्मेशन है उसको सर्कुलेट ना कर सके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दूसरा, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि पब्लिक जो है वो इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से कंज्यूम कर रही है, तो उसी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली पूरी भारत में सर्कुलेट किया जाए या एनरिच किया जाए, ताकि लोगों का भी थोड़ा एक इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, लीगल लिटरेसी है, वो बढ़ सके। देखिए, इसके कई फ़ायदे हैं, कई नुकसान हैं। फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा चलाए जा सकते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ किया जा सकता है, जो हमारे स्पीच है, अनडिज़ायरेबल स्पीच प्रमोट हो सकती है इससे कोर्ट रूम के अंदर। क्योंकि अगर जो ऐसा हो सकता है कि जो जज हैं वो अगर फेमस होना चाहे, उन्हें लगता है कि वो कोई बात कहेंगे, केस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उससे अनपॉपुलर हो सकता है वो झिझकें इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए सभी ये दिए गए हैं। इसके ऊपर आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दूसरी न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम शुरू की गई है, और ये शुरू की गई है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ है उसको कम किया जा सके, और जो स्टेट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके कि इस तरीके की पॉलिसी बनाए जाएं ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ किया जा सके। ऐसे समय पे एक स्कीम लॉन्च की जाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम। बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है प्रणाम का, ये है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट योजना, कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स को प्रमोट करना जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का अल्टरनेट बन सके एग्रीकल्चर को मैनेज करने के लिए। देखिए, ये जो स्कीम है ये क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर स्कीम का कोई सेपरेट बजट नहीं होगा। ये फाइनेंस की जाएगी जो एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज है उसके अंडर से, उसमें उसकी जो सेविंग्स होगी उनसे इसे फाइनेंस किया जाएगा, और ये स्कीम रन करेगी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब ये जो सेविंग की जाएगी, ये सेविंग की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अंडर दिस सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब जितनी भी सेविंग की जाएगी उसका जो 50% सब्सिडी है सेविंग, उस सेविंग का की 50% सब्सिडी पर्टिकुलर उस गवर्नमेंट को ग्रांट में दिया जाएगा, ताकि वो उस मनी को यूज़ कर सकें केमिकल फर्टिलाइजर्स के को कम करने के लिए। इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाएं इस पैसे को यूज़ करते हुए। जो 70% इसकी ग्रांट है, टोटल ग्रांट जो है उसकी जो 70% ग्रांट है वो प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग स्कीम्स को जो इस तरीके के एसेट क्रिएट कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ताकि फर्टिलाइजर्स के लिए एक अल्टरनेट तैयार किया जा सके। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक प्रोडक्शन यूनिट्स बनाई जाएंगी विलेज लेवल पर या ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, इन 70% के ग्रांट के अंदर ही। जो बचा हुआ 30% ग्रांट है वो यूज़ किया जाएगा
मोटिवेट या एनकरेज करने के लिए उन फार्मर्स को, पंचायत को, या फिर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चल रहे हैं या इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके से फर्टिलाइजर्स के यूज़ को कम करने के लिए और एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस जनरेशन के अंदर, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का अल्टरनेट बनाने के लिए। अब बेसिकली देखिए, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर्स की डिमांड रहती है वो रहती है खरीफ सीज़न के अंदर। खरीफ सीज़न जो हमारा जून से अक्टूबर के बीच रहता है, ये एक बहुत क्रूशियल टाइमिंग है भारत के लिए, क्योंकि भारत की जो फूड सिक्योरिटी है वो बेसिकली इस टाइम पर डिपेंड करती है। इस पूरे समय के अंदर पूरे ईयर का प्रोडक्शन जो है उसका जो फूड ग्रेन्स है वो उसका हाफ ईयर प्रोडक्शन फूड ग्रेन इसी समय पर उगाया जाता है। 1/3 ऑफ पल्सेस जो है वो इसी समय उगाई जाती हैं। जो तेल है अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ ऑयल सीड्स इसी समय पर उगाई जाती हैं। ये एक, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी अमाउंट में फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एक्सिस है, उनका कहना है कि हर साल ये जो फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट है इन्हें क्रॉप सीजन से पहले देखा जाता है कि किस समय कहाँ कितनी ज़रूरत है, और इस इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए, ताकि वो इंश्योर कर सकें सफिशिएंट सप्लाई इस क्रॉप सीजन के अंदर। अब देखिए, जैसे अगर हम यूरिया की डिमांड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो रहती है जून और अगस्त के पीरियड में। ये एक पीक सीज़न है इसकी डिमांड का, और मार्च और अप्रैल में सबसे ज़्यादा कम रहती है। तो इन सब चीज़ों को ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है ये ध्यान देते हैं कि किस समय और कहाँ डिमांड सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र को, ताकि जो उसकी डिमांड है उसको मीट किया जा सके एक सूटेबल और एक अच्छा सीज़न लेने के लिए। अब देखिए, इस स्कीम के अंदर क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि जो 4 फर्टिलाइजर्स है जिनकी टोटल रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो है वो है यूरिया, DAP जिसे डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं, MOP, NPK, और देखिए इसमें ये कहा गया है कि इनका जो यूज़ है वो 2017-18 में 21%, 2017-18 से 2021-22 के अंदर 21% बढ़ा है। जो पहले 528 लाख मेट्रिक टन होता था वो अब 640.27 लाख मेट्रिक टन हो चुका है। भारत के यूनियन बजट 2021-22 में लगभग 80,000 करोड़ की एक अमाउंट बजट के अंदर अलोकेट की गई थी सिर्फ सब्सिडीज प्रोवाइड करवाने के लिए फर्टिलाइजर्स के लिए, लेकिन उसको बढ़ाकर 1.40 लाख करोड़ कर दिया गया एक रिवाइज एस्टीमेट में। लेकिन ये जो टोटल अमाउंट लगी थी वो थी 1.62 करोड़ की जो सब्सिडी है वो टोटल दी गई थी। देखिए, पिछले 5 सालों में फर्टिलाइजर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की जो सब्सिडी दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने ये अलोकेट की है, लेकिन हमारे फर्टिलाइज़र मिनिस्टर का कहना है कि ये पैसे कम हैं और फर्टिलाइज़र सब्सिडी को फिगर करने के लिए बेसिकली 2.25 लाख करोड़ इस साल की पैसा लग सकता है फर्टिलाइज़र्स को सब्सिडाइज करने में। अब जो PM प्रणाम योजना है, ये जो स्कीम है, ये बेसिकली है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं इनके यूज़ को कम से कम किया जा सके। इससे सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट के ऊपर एक भार है सब्सिडी प्रोवाइड करवाने का वो भी काफ़ी कम हो जाता है। और अभी ये जो स्कीम है ये प्रपोज की गई है और गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से सुझाव मांगे गए हैं। अब देखिए, पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट जो है ये प्रमोट कर रही है कि जो फर्टिलाइज़र्स का एक बैलेंस्ड यूज़ होना चाहिए और उनका एक अल्टरनेटिव आना चाहिए। तो ये जो स्कीम है ये उसी के लाइन में एक नया प्रपोजल लाया गया है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, डार्ट जो है एक स्मॉल सैटेलाइट कैंपेन मिशन है जो बेसिकली एक इम्पैक्ट करेगा आपके एस्टेरॉयड के साथ। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि जो एस्टेरॉयड्स हैं जो जिनसे ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, उनका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए नासा का पहला एक ऐसा मिशन
बनाया गया है जिसका नाम है नासा डार्ट। डार्ट की बेसिकली डेफिनेशन है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये एक टेस्ट किया जा रहा है ताकि एस्टेरॉयड जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सके। ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो शेड्यूल किया गया है क्रैश करने के लिए एक एस्टेरॉयड के अंदर जिसका नाम है डिमॉर्फस, जो अप्रॉक्सीमेटली 26 सितंबर को ये क्रैश करेगा और लगभग शाम को 7:15 बजे। अब डार्ट के बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी इकट्ठा करें तो देखिए, डार्ट जो है ये पहला दुनिया का फुल स्केल मिशन है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भारत को डिफेंड करने के लिए जो भी पोटेंशियल एस्टेरॉइड्स हैं या कॉमेट्स हैं या फिर कोई इस तरीके के हज़ार्ड्स हैं जो भारत की तरफ पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये नासा का पहला ऐसा स्केल अप मिशन शुरू किया गया है, टेस्ट करने के लिए कि क्या उनकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है और किया जा सकता है तो कितना किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। अब ये लॉन्च किया गया है SpaceX Falcon 9 रॉकेट में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स फोर्स से, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर है, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। अब इसका जो रिलेवेंस है वो क्या है, देखिए इस मिशन की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि जो एस्टेरॉइड्स हैं उनको रीडायरेक्ट किया जा सकता है या नहीं, जो थ्रेट पोज करते हैं हमारे प्लेनेट के लिए। अब ये जो इम्पैक्ट है ये एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट, अब देखिए जो ये इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, ये स्पेसक्राफ्ट एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट जाकर एस्टेरॉयड से टकराएगा और उससे एक काइनेटिक इम्पैक्ट बनेगा जिससे जो एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट है, जो उसका पृथ्वी के साथ टकराने के चांसेस हैं, उसको अवॉइड किया जा सकता है इससे। अभी ये टेस्ट मिशन है, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अब ये जो क्रैश है डार्ट का डिमॉर्फस के साथ इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो डिमॉर्फस एस्टेरॉयड है ये लगभग 160 मीटर चौड़ा है। इसी के साथ साथ और भी एस्टेरॉयड हैं जो इससे बड़े हैं, जैसे डिडिमस जिसका जो साइज़ है वो 708 मीटर की उसकी चौड़ाई है। तो जब जो हमारा ये डार्ट है ये क्रैश करेगा डिमॉर्फस से डायरेक्टली, तो ये एक स्लाइट चेंज उसके अंदर क्रिएट करेगा उस जिससे डिडिमस भी इफेक्ट होगा। ये जो स्लाइड चेंज है ये उसके डिडिमस के ऑर्बिट को चेंज करेगा। अब किस तरीके से ऐसा हो सकता है और हम इसको किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये जो डिमॉर्फस एस्टेरॉयड है पर्टिकुलर, ये पृथ्वी के लिए कोई थ्रेट पोजेस नहीं करता, लेकिन साइंटिस्ट अभी एक ये देखना चाहते हैं कि जो डार्ट है ये बेसिकली कितना एक इम्पैक्ट डाल सकता है। अब इस इम्पैक्ट को जानने के लिए हमने कितने ही कंप्यूटर जनरेटेड जो है एक सिमुलेशंस बनाए हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए। अब बेसिकली देखिए इसी के साथ साथ इस डार्ट मिशन के अंदर ये पता लगाया जाएगा कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा टकराता है वो, या कोई और मेथड हमें इसके लिए इवॉल्व करना होगा। हमारे पास अलग अलग टेलीस्कोप्स हैं जो यहाँ लगाए गए हैं इस पर नज़र बनाने के लिए, पृथ्वी पर भी हैं और इन स्पेस भी हैं, जैसे वेब टेलीस्कोप है और हबल है, जिसके थ्रू हम इसके जो डायरेक्शंस हैं और उसके बारे में नॉलेज है उसको गैदर कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये आपके पर्टिकुलर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों के बारे में एक वीडियो के अंदर बनाना मुश्किल है, तो इसके बारे में आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा। जैसे इसके अंदर है ड्रैको, जो डिडिमोस रिकॉनाइसेंस एस्टेरॉयड कैमरा है जो ऑप्टिकल नेविगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डार्ट स्पेसक्राफ्ट में ही यूज़ किया गया है। एक है लीसिया क्यूब, और जेम्स वेब और हबल के अलावा कई सारे स्पेस टेलीस्कोप्स हैं जो अर्थ पर भी हैं, और ऐसे सैटेलाइट्स जो काफ़ी क्लोज़र हैं इस पर्टिकुलर विसिनिटी के जहाँ पर ये एस्टेरॉयड सिस्टम काम कर रहा है, जहाँ पर जो ट्रेंड आइज़ हैं इस इम्पैक्ट को देखने के लिए, जिन्हें ल्यूसिया क्यूब कहा गया है, इन्हें क्यूब सेट भी कहा जाता है। रोसा है, एक एडवांस वर्जन है नासा का कॉम्पैक्ट रोल आउट सोलर एरेज, जिनसे इस इम्पैक्ट को कवर किया जा सकता है। एक हीरा मिशन है जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रिसर्च एनालॉग है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।